यह सुनकर द्वारपालों के चेहरे का रंग उड़ गया। सेठ धनंजय की क्रूरता से वे भली भांति परिचित थे। रुकिए रुकिए महोदय, ऐसा कह एक द्वारपाल भागकर उनके समक्ष आ खड़ा हुआ और बोला, हमें क्षमा करें वैद्यराज, आप और आपके साथी हवेली के भीतर पधार सकते हैं। उन तीनों को तो इसी अवसर की तलाश थी। तीनों को उस भव्य स्वर्ण हवेली के भीतर ले जाया गया। अंदर का ऐश्वर्य तो अद्भुत था, किंतु नागराज और राजा चंद्र प्रकाश को वहां एक दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ, मानो दर्द से कराहती हुई अनंत चीखें आ रही हों। अब उन तीनों को नृत्यकी के कक्ष में ले जाया गया। नृत्यकी की दशा अत्यंत दयनीय थी। वह जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही थी। नागराज ने वैद्य के रूप में गंभीरता से नाड़ी परीक्षण किया। उनकी भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने सेठ धनंजय की ओर देखा, जो अधीरता से उन्हें घूर रहा था, और कहा, सेठ जी, यह कोई सामान्य रोग नहीं है। यह एक दुर्लभ विष है, जिसे एक दुर्लभ वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। फिर तंत्र प्रयोग से इसे असाध्य बनाया जाता है। इसका उपचार करना बहुत ही कठिन है और इसमें समय भी लगेगा। धनंजय, जो अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी करने को तैयार था, तुरंत बोला, आपको जितना समय चाहिए ले लीजिए, बस मेरी चारू के प्राण बचा लीजिए, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। नागराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके लिए 3 रातों तक गहन अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने राजा चंद्र प्रकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे गुरु को इस तांत्रिक विषय प्रभाव को क्षीण करने के लिए हवेली के कोने कोने को पवित्र करना होगा, और मेरे सहायक को कुछ अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियां लानी होंगी, जो संभवतः आपके ही उद्यान के किसी गुप्त हिस्से में मिल सकती हों। नागराज की यह एक सटीक योजना थी। इस योजना ने तीनों को हवेली में 3 दिनों तक रहने और घूमने की खुली छूट दे दी थी। अगले 2 दिनों तक योजना के अनुसार नागराज नृत्यकी के कक्ष में उपचार करते रहे। उन्होंने चतुराई से उसे विषरोधक की हल्की मात्रा देनी शुरू कर दी, जिससे वह वास्तव में थोड़ी स्वस्थ दिखने लगी। और भला स्वस्थ दिखे भी क्यों ना, नागराज के रहते विष अपना प्रभाव कैसे दिखा सकता है। इससे धनंजय का विश्वास उन पर अटूट हो गया। राजा चंद्र प्रकाश पवित्रीकरण के बहाने उस भव्य हवेली के एक एक कक्ष और गलियारे का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने पहरेदारों के आने जाने का समय, उनकी संख्या और शस्त्रों का पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया, और कुमार विराज जड़ी बूटियों की खोज में हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहां, जैसा कि उसे संदेह था, उसके कानों में स्त्रियों के दबे हुए रुदन और सिसकियों की आवाज आई। वह एक तहखाने के द्वार तक पहुंच गया। वहां का दृश्य विभत्स था। सेठ धनंजय ने न जाने कितनी ही निर्दोष कन्याओं और स्त्रियों को वहां बंदी बना रखा था। कुछ स्त्रियों के वस्त्र तो इतने फटे हुए थे कि वे बेचारी अपनी लाज बचाने हेतु अपने तन को सही से ढकने में भी असमर्थ थीं। सेठ धनंजय ने उन सब के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध कई अत्याचार किए थे। यह सब देख सुन कुमार विराज का रक्त खौल उठा। उसने देखा कि उसी तहखाने के एक सबसे अंधकार भरे कोने में उसकी मां के लिए चैनल को सब्सक्राइब